हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड मैसेजेस के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है ये पार्ट नंबर 3, जो हम ऑलरेडी जान रहे हैं एलपीआईन एंड एपीआईन सिस्टम्स के बारे में, जिनको हम लिमोरियन पाइलोन इम्प्लांट नेटवर्क्स कहते हैं या एटलांटिन पाइलोन इम्प्लांट नेटवर्क्स कहते हैं। ये एक तरीके के माइक्रोचिप ग्लोबल नेटवर्क्स हैं जो कि अर्थ के प्लानिटरी सिस्टम में लगाए गए हैं, पूरे अर्थ प्लानिटरी सिस्टम्स में। अभी तक हमने 2 पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं, जिसमें हमने 5.5 मिलियन ईयर से लेके 9558 BC तक सारे इवेंट्स कवर किए हैं कि कैसे सबसे पहले हमारे 2 एलपीएन सिस्टम्स को इंस्टॉल किया था गार्जन रेस लाइन्स ने। जो हमारे एलपीएन सिस्टम्स हैं इनको हम यूज़ करते थे, गार्जन रेसेस यूज़ करती थी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, फ्री एनर्जी सिस्टम्स के लिए, असेंशन के टाइम पे ग्रिड्स को बैलेंस करने के लिए, ओके, और बहुत अदर यूज़फुल चीज़ों के लिए। हमने ये भी जाना कि कैसे जो फॉलन एंजेलिक रेस लाइन्स हैं उन्होंने अपने एपीआईन सिस्टम्स को इंस्टॉल किया, जैसे कि फिनिक्स, फाल्कन, डव, ओके, और सरफेंट, और भी उन्होंने अपने अपने चीज़ों को इंस्टॉल किया और उन्होंने हाईजैक कर लिया हमारा वाइट लॉयन एपीआईन सिस्टम, ब्लू ऑक्सन और गोल्डन ईगल, जिसको उन्होंने वाइट ईगल बना दिया। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं और उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ओके, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे टाइमलाइन, ओके, 903 से लेके 916 का टाइमलाइन जो शुरू होता है। ये जो टाइमलाइन सब शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ये हम सभी के लिए बहुत ही फेमिलियर हैं, क्योंकि ये वो इवेंट्स है जो हमने ऑलरेडी हमारी हिस्ट्रीज में, हमारे घर में इनकी कहानियाँ सुनी, हमारे स्कूल में हिस्ट्री बुक्स में हमने इनके बारे में पढ़ा है, हमने इनके बारे में गूगल पे जाना है। बहुत फेमस चीज़ें हैं, बहुत फेमस स्टोरीज़ बोल सकती हूँ मैं आपको, या इंसिडेंट्स बोल सकती हूँ जो हमारे हिस्ट्री में रह चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाजी मूवमेंट्स, हिटलर, एडोल्फ हिटलर के बारे में, ओके, देन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद में जापान में जो हिरोशिमा जो बम गिरा था वो इवेंट, उसके बाद में ट्विन टावर्स जो अमेरिका में ट्रेड टावर्स थे वो पूरे के पूरे गिर गए थे, ओके। उसके बाद में हमने ये इवेंट भी जाना है कि कैसे एक बहुत बड़ा, ओके, हरिकेन आया था 1992 में, जिसमें कि बहुत सारा हरिकेन एंड्रू बोला जाता है, जो ईस्ट कोस्ट यूएस में आया था और काफ़ी बड़ा था, जिसमें लाखों लोग जो थे वो मर गए थे, ओके। हमने बहुत कुछ इसमें ऐसे इवेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं और जिनके बारे में हमने अपने इवेंट्स, इनके बारे में हमने जाना है हिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम इन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ से हम और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें हमारी। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बारे में जानने के बाद हमें एक्चुअल ट्रुथ क्या है वो समझ में आएगा, कि एक्चुअली अभी भी क्या पिक्चर चल रही है हमारे सामने 3D लेवल पे, वो हमें समझ में आएंगी। ओके, हमने ये भी जाना था पिछले पार्ट्स में कि वर्म होल्स क्या होते हैं। वर्म होल्स बेसिकली जो अर्थ है उसको दूसरे टाइम मैट्रिक्स में कनेक्ट करने का एक सिस्टम, एक ज़रिया है। जैसे कि अर्थ को वर्म होल्स के ज़रिए उन्होंने फैंटम अर्थ में और नाइबिरू में, फैंटम नाइबिरू में कनेक्ट कर दिए थे। 2 वर्म होल्स थे जिनको हमने बताया था आपको, मैंने बताया था पिछले पार्ट्स में, जिसको ओपन किया गया था एटलांटिन टाइमलाइन के अंदर, जिसमें से पहला है फिनिक्स वर्म होल और फाल्कन वर्म होल, जिनके ऊपर कैप लगाए गए थे, टेम्पररी कैप्स लगा दिए गए थे। गार्जन रेस लाइन्स ने उनको कैप कर दिया था, यानी कि सील लगा दिया गया था, ताकि उन वर्म होल्स को कोई ओपन ना कर सके और उन वर्म होल्स के को यूज़ करके कोई भी फैंटम अर्थ से या फैंटम नाइबिरू से या टाइमथ से कोई भी अर्थ में एंटर ना कर सके।
903 से लेके 9016 के जो पहले का टाइमलाइन है इस समय तक, अब जो यानी कि 9558 BC से लेकर के 903 के टाइमलाइन तक, अभी तक जो अनुनाकी रेस लाइंस हैं, ओके, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था अर्थ पे। ये राज कर रहे थे यहाँ पे, ये यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे, और बहुत ही रिलैक्स वे में इन्होंने अपना पूरा का पूरा वन वर्ल्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, ऑपरेशंस जो है फैला लिए थे, पोजीशंस कर लिए थे अपने, इल्यूमिनाटीज को पोजीशंस में कर दिया था उन्होंने, बहुत आराम से स्मूथली कर लिया था, बिकॉज अनुनाकी रेस लाइंस का कोई कंपटीशन नहीं था, सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा था, और उन्हीं के अंडर में कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ये पूरा अर्थ जो है वो कंट्रोल कर चुके थे। वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, जो कि स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आएगी तब उस समय पे उनकी जो सुपर रेस लाइन है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उनके जो जीन कोड्स हैं, उनके अनुनाकी रेस लाइंस जो है उनके जीन कोड्स होने चाहिए सबसे ज़्यादा, ताकि वो अर्थ के टेम्पलेट को कंट्रोल कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज 903 में जो जेटा रेटुली रेस, जिनको हम ग्रे बोलते हैं, जो फैंटम अर्थ के हैं, उन्होंने ओपन कर दिया वापस से फाल्कन वार्म होल, जिसको कैप लगा दिया गया था। एटलांटिन फाल्कन वार्म होल उन्होंने ओपन कर दिया। ये जो एटलांटिन फाल्कन वार्म होल है, इसकी जो लोकेशन है वो है ऑफ द कोस्ट ऑफ चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना, ओके, कैरोलिना इन द एंटार्क्टिक ओशन, जिसको कि पहले नोहासा एटलांटिस बोला जाता था। सो जो नोहासा एटलांटिस का पार्ट है, जैसे कि आप मैप्स में देख सकते हैं, ये उस टाइमलाइन का मैप है जब एटलांटिस के 3 हिस्से थे, ब्रू एटलांटिस, नोहासा एटलांटिस और लोहास एटलांटिस। ओके, सो ये 3 पार्ट्स थे जिनके नाम चेंज करके अभी इनके नाम वो नहीं रह गए, लेकिन ये 3 पार्ट जो हैं आज भी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। ओके, सो जो नोहासा एटलांटिस है, यहाँ पे जो है साउथ कैलोनिया है अब इस समय पे, यहाँ ऑफ द कोस्ट जो है, यहाँ पे एटलांटिन वार्म होल था। ओके, है, मैं बोल सकती हूँ, नॉट था, एटलांटिन फाल्कन वार्म होल ये यहाँ पे था, जिसको कैप लगा दिया गया था। इस कैप को हटा दिया जेटास ने, जो कि फैंटम अर्थ से आए ग्रेस, जिनको जेटा रेटुली ग्रेस बोला जाता है, ये फैंटम अर्थ से आए, इन्होंने ओपन कर दिया वापस से ये फाल्कन वार्म होल, और इन्होंने अपना इन्वेजन स्टार्ट किया। जो मिलिटेंट यानी कि वॉयलेंट जेटा रेगेलियन फोर्सेस थी, जो फैंटम आल्नीटेक ओरियन से थी, यानी जो ओरियन स्टार सिस्टम से थी, 2 जगह से इन्वेजन शुरू है। एक जेटा रेटुली ग्रुप, जिनको ग्रे बोला जाता है, ये फैंटम अर्थ से एंटर हुए इस फाल्कन वार्म होल के जरिए, उन्होंने ओपन कर दिया। जब ये एक बार ओपन हो गया फाल्कन वार्म होल, इसी फाल्कन वार्म होल को यूज जरिए से अर्थ में एक और रेस लाइन एंटर हुई, जो कि जेटा रिगैलियन फोर्सेज हैं। जो जेटा रिगैलियन फोर्सेज हैं, ये फैंटम आल्नीटेक ओरियन स्टार सिस्टम से आती हैं। इन्होंने टुक ओवर कर दिया, यानी कि इन्होंने ले लिया फाल्कन वार्म होल जेटा रेटुली ग्रेस से, और इन्होंने शुरू किया इन्फिल्ट्रेशन करना अर्थ के गवर्नमेंट सिस्टम्स पे ऑन द बिहाफ ऑफ जेटा ड्रेकोलियन एजेंडा। यानी कि ये जो रेस लाइंस आई थी ओरियन स्टार सिस्टम से, ओके, जो कि जेटा रेगैलियन फोर्सेस थी, ये जो एजेंडा फॉलो कर रहे थे, ये जेटा ड्रेकोलियन एजेंडा फॉलो कर रहे थे। यानी कि जेटास और ड्रेकोलियन रेस लाइंस, जो ओमनिकॉन ड्रेकोलियन रेस लाइंस है, ये दोनों मिलके इनका एजेंडा फॉलो कर रहे थे कि इस अर्थ पे जो है ड्रेकोलियन रेस लाइंस जो है वो राज करेंगी, वो टुक ओवर करेंगी, उनका वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा चलेगा। सो इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, यानी इन्होंने फेंक दिया हिस्टोरिकली जो पोजीशन थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड था जिनका अर्थ पे, अनुनाकी रेस लाइंस, जिनकी इल्यूमिनाटी वन वर्ल्ड ऑपरेशंस चल रहे थे यहाँ पे, उन्होंने जैसे ही यहाँ पे एंटर किया, उन्होंने उनको उठा के फेंक दिया, बेसिकली बोल सकते हैं, उनको हटा दिया। ओके, और फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस जो थे, उनके कंपीटिंग प्रोग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गए, अपना एक्टिवेशन करना और डोमिनेशन करना एपीएन सिस्टम्स में, ताकि वो प्रिपेयर कर सके 2000 और 2017 स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय पे फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करना शुरू हो गई। इसके पहले 903 के पहले, ओके, 1903 के पहले बहुत ही अनुनाकी रेस लाइंस अर्थ पे आराम से अपना, बोल सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुकी थी और अपना वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा को, ऑपरेशंस को बेसिकली फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये रेस लाइंस एंटर हुई 903 में, उस समय पे फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस एक दूसरे के साथ वॉर करना शुरू कर दिया इन्होंने, और compete करना शुरू किया, और अपने अपने एपीआई सिस्टम्स जो इनके थे उनको एक्टिवेट करना शुरू किया इन्होंने, और अब डोमिनेशन करना शुरू किया,
कि किसका एपीएन सिस्टम ये अपने अंडर में ले सकते हैं। ओके, ये इसकी प्रिपरेशन इन्होंने करना शुरू कर दी, क्योंकि इन सभी को पता है कि स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आने वाली है, जो 2012 से लेकर 2017 के बीच में कभी भी आ सकती है। ओके, अब आता है वो टाइमलाइन जो 1930 का टाइमलाइन है। 1930 का टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइमलाइन के बारे में हम सभी एक्चुअली जानते हैं। हमने इन सभी के बारे में कहीं ना कहीं गूगल पे पढ़ा है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये वो टाइमलाइन है जब ज़ेटा रिगेलियंस जो थे, इन्होंने ट्रीटीज की, इन्होंने अग्रीमेंट्स किए हमारे इल्यूमिनाती हाइब्रिड ह्यूमन रेस लाइंस के साथ, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में थे। यानी कि जो गवर्नमेंट्स थी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के साथ इन्होंने, और जो वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट हैं उसमें ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं एज पॉलिटिकल लीडर्स, ये ज़्यादातर इल्यूमिनाती रेस लाइंस हैं। ओके, उनके जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इल्यूमिनाती हाइब्रिड ह्यूमन रेस लाइंस ही हैं, जो उस पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं। सो जो ज़ेटा रिगेलियंस हैं, इन्होंने ट्रीटीज की, इन्होंने अग्रीमेंट्स किए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ में, जैसे कि NSA, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज बोला जाता है, और इन ट्रीटीज को बोला गया ज़ेटा ट्रीटीज। ओके, सो इन ट्रीटीज, इन अग्रीमेंट्स को, इन ट्रीटीज को बोला गया ज़ेटा ट्रीटीज। और जो MJ12, जिसको मैजेस्टिक 12 बोला जाता है, ये सीड ग्रुप कन्वर्ट इल्यूमिनाती वन वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम बन के आई, जिसको जो लेटर बन गया, यानी कि ये जो मैजेस्टिक 12 था, ये बाद में बन गया CIA अमेरिका में। ओके, जो CIA है, जो आप सभी को पता है कि क्या है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अगर आप उसका सिंबल भी देखें, आप जैसे कि देख सकते हैं समय स्क्रीन पे, ये वाइट ईगल है। ओके, सो ये MJ12 जो था, ये पहले मैजेस्टिक 12 था। ये बना ग्रुप जो कि इल्यूमिनाती वन वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम बनी बेसिकली, यानी कि इसमें यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जो हैं ये इंक्लूड हुए। यही हैं जो बेसिकली वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम बने इल्यूमिनाती के, जिनको यूजुअली ये मीट करते हैं, यानी ये मिलते हैं डेवोस में। डेवोस बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है जो कि बना था अंडर ज़ेटा ड्रैकोलियन एजेंडा, यानी कि जो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जानते हैं, ये जो है ड्रैकोलियन एजेंडा चलाता है, ज़ेटा ड्रैकोलियन एजेंडा, और ये मिलते हैं डेवोस में, और ये बना था 1930 में। जो ज़ेटा रिगेलियंस थे, यानी कि रुटिला EBENS, जिसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटीज़ बोला जाता है, इन्होंने एक्टिवेट करना शुरू किया फाल्कन एपीएन सिस्टम्स। ओके, अपने, और इन्होंने एथनिक वायरस और सोनिक पल्स, जो कि अननेचुरल डिसास्टर प्रोग्राम्स हैं, इनके टेस्ट करने शुरू किए, इस इंटेंशन के साथ कि इनको पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन कम करनी है। एक चीज़ हम सभी को यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जो हम अभी तक समझते थे कि जो नेचुरल आपदाएं हैं या डिसास्टर्स हैं, जैसे कि फ्लड आना, भूकंप आना, अर्थक्वेक आना, ओके, फ्लड्स आना, ये सारी जो हम नेचुरल चीज़ें समझते थे, ये एक्चुअली नेचुरल नहीं है। ओके, इनको क्रिएट किया जा सकता है थ्रू सोनिक पल्सेस। एक तरीके की ये पल्सेस को भेज करके ये इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो सोनिक पल्सेस हैं, ये उस टाइम पे यूज़ कर रहे थे ताकि ये ओपन कर सकें, और बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं जिनसे कनेक्ट होते हैं इनके एपीएन सिस्टम में जाके, और वो एपीएन सिस्टम में जो कनेक्ट होते हैं वो जाके एट लास्ट कनेक्ट होते हैं वर्म होल में। और यही चीज़ इन्होंने किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लास्ट में भी, लेकिन हम उसके बारे में आगे जानेंगे। सो बेसिकली ये, जैसे मैंने आपको बताया, जो सोनिक पल्सेस हैं, ये उन सोनिक पल्सेस को यूज़ करके ये अननेचुरल डिसास्टर्स भी लेकर के आते हैं, और उस समय पे इन्होंने ये एथनिक वायरस और सोनिक पल्स भेजने शुरू किए, जिसकी वजह से अननेचुरल डिसास्टर्स आने शुरू हो गए, यानी ऐसी चीज़ें जैसे कि भूकंप, ओके, प्रलय, फ्लड्स, ये आने शुरू हो गए। और ये एक्चुअली उस समय पे टेस्टिंग कर रहे थे। ओके, और टेस्टिंग इस चीज़ का कर रहे थे कि इनका इंटेंशन ये था कि इनको ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कम करना है। एक एजेंडा जो अभी भी है सभी फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस का, वो ये है कि इनको ह्यूमन पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये इनको कम करना है।
ओके, कम रखनी है। इसके बहुत सारे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है एप्लीकेशंस किए हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले कि हम दो हमारे दो योजना, जिसमें बोला गया कि बहुत सारे बच्चे करने का कोई मतलब नहीं है, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, एक लड़का एक लड़की, या फिर एक लड़की लड़की, या फिर एक लड़का लड़का, जो भी हो चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, हम दो हमारे दो। ओके, सबसे पहला स्टेप यही था इनका कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ह्यूमन पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, जितना ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा इनके लिए ईजी है अर्थ को टेक ओवर करना। ओके, ये इनके एजेंडा का, प्लान का एक हिस्सा है। वो क्यों है उसका एक्सप्लेन मैं अभी आपको करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थ पे रहेगी उतना ज़्यादा हमारे पास पावर है एज अ ह्यूमन सोल्स, एज एन एंजेलिक ह्यूमन सोल्स, क्योंकि हमारे डीएनए टेम्पलेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है। और अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर हम अवेकन हो जाते हैं, अगर हम जाग जाते हैं, एंजेलिक ह्यूमन रेस अगर जागती है, तो अर्थ पे कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ओके, अर्थ की जो चक्रा सिस्टम्स हैं, अर्थ के जो प्लानिटरी टेम्पलेट है, उसको कंट्रोल करेंगे एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइन्स, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सेफ गार्ड करेंगे। ओके, क्योंकि हम ही को बनाया गया था यहाँ के एज अ सिक्योरिटी गार्ड कि हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना था। तो ऐसा ना हो सके, इस वजह से उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बताया कि जनगण योजना, जिसको हम बोलते हैं कि हम दो हमारे दो, सिर्फ कम बच्चे पैदा करो, 2 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जाए। ओके, दूसरी चीज़ ये कि जो हम अभी एकदम एक नया बोल सकते हो एक नया ट्रेंड चल गया है कि जो बच्चे हो रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा हो रहे हैं, जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं। ओके, ये भी एक तरीका है इनके डीएनए चुराने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं हमें बच्चे नहीं पैदा हो रहे और हमें बच्चे चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, यानी आपके आर्टिफिशियल तरीके से हम आपको बच्चा पैदा करके दे देंगे। ओके, उसमें ये होता है कि आपके जो हस्बैंड का स्पर्म है या उसको लिया जाता है और वो एक जगह पे स्टोर करके लैब में रख देते हैं, डॉक्टर अपने पास रख लेते हैं। वहीं वो एक दिन फिर फीमेल को बुलाते हैं, यानी कि आपको बुलाएंगे, वाइफ को बुलाएंगे और बोलेंगे आपके एग के अंदर उस स्पर्म को, जो आपके हस्बैंड का ही स्पर्म है, उसको रिलीज किया जाएगा आपके अंदर यूट्रस में, जब आपका ओव्यूलेशन टाइम लाइन होगा, यानी कि जब आपका एग रिलीज होने का टाइम होगा, जब आपके प्रेगनेंसी और कॉन्सेप्शन करने का टाइम बहुत ज़्यादा हाई है, उस समय पे उस स्पर्म को डायरेक्टली आपके अंदर रिलीज किया जाएगा। ओके, ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए और इस तरीके से आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल आप सभी को ही खुद से पूछना है कि क्या गारंटी है जिस स्पर्म को आपके अंदर रिलीज किया जा रहा है वो आपके हस्बैंड का ही स्पर्म है, या फिर अनुनाकी रेस लाइन्स या ड्रेकोलिन रेस लाइन्स का, या फिर जेटास का स्पर्म है। सो ये एक तरीका है जिससे कि वो अपने डीएनए को, बेसिकली ऐसा बोल सकती हूँ मैं, उसको पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से हाइब्रिड्स बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन्हीं के डीएनए, उन्हीं के हाइब्रिड्स, उन्हीं की जीन कोड्स, उनकी रेस लाइन्स पैदा हो रही हैं इस मेथड को यूज़ करके। दूसरी चीज़ इस पूरे प्रोसेस में ये है कि अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म ले भी लिया और जो आपके स्पर्म हस्बैंड के हैं वो एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइन है, उसके स्पर्म से वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी जो फीमेल्स हैं, यानी कि अगर मान के चलिए कोई अनुनाकी रेस लाइन से, ड्रेकोलिन रेस लाइन से, जेटाज हैं, उनकी जो फीमेल्स हैं उनके अंदर वो स्पर्म को रिलीज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। सो आप ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक गेम है। इसीलिए इस समय पे दिन पे दिन इसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो लोग, अगर थोड़े बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, राइट, ये पिछले हार्डली 8 साल से ज़्यादा 8 साल से इस चीज़ का बोल सकती हूँ आपको मैं, पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बहुत इजी तरीका है आपके डीएनए को चुराने का, ठीक है, आपके हस्बैंड का डीएनए या आपका डीएनए बहुत इजीली चुराया जा सकता है इस तरीके से, और बहुत इजीली आपके अंदर, आपको भी नहीं पता कि जो बच्चा पैदा हो रहा है या आप बच्चे को जन्म दे रहे हैं वो एक्चुअली आपका ही बच्चा है या फिर आप इनकी हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से। तीसरी चीज़ है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम और फोर्थ है सरोगेट मदर, जिसको हम बोला जाता है सरोगेट मदर है, हम आप ही का स्पर्म जो है, ये जो जितने भी टेक्निक्स हैं, जो डार्क फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस के ही टेक्निक्स हैं, ये सब वो यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी रेस लाइंस बना सकें। तो मेरा सजेशन यही होगा कि कोशिश करें जो आपका नेचुरल तरीका है,
वो उसी को यूज़ करके ही आप बच्चे पैदा करें, ना ही IVF, ना ही किसी और मेथड से, ओके, ना टेस्ट ट्यूब बेबी, ना ही सैरोगेट मदर। इन पूरे स्टेप्स को आप ना ही यूज़ करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसके बच्चे के जीन कोड्स अपने अंदर पैदा कर रहे हैं या आपके जो जीन कोड्स हैं वो किसी और के पास जा रहे हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये इन्होंने ही लॉन्च की हैं। नेक्स्ट है इन्होंने जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये शुरू कर दिया कि हम दो हमारे दो। हमारे से जो पिछली से पिछली जनरेशन में बोल सकती हूँ, जैसे हमारे जो दादा वाली जनरेशन है, उस समय पे ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते थे उस समय पे बर्थ कंट्रोल सिस्टम्स नहीं थे। सो 8 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे भी पैदा हुआ करते थे। अगर इतने ह्यूमन सोल्स ज़्यादा पैदा हो रही हैं, सो आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें से सारे के सारे ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो जाए, उसमें से मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसमें से वो जाग सकते हैं। सो हम उनके लिए एक डेंजर थे, हम खतरा थे, इसलिए उन्होंने हमारी पॉपुलेशन कम करना शुरू किया। अभी भी वो कंटिन्यू हमारे अंदर एक तरीके का सीड डाल रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यू, कि अर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये सब वो उनके टेक्निक्स हैं ताकि वो हमें कम कर सकें। उसमें से एक इन्होंने मैं बोल सकती हूँ टेक्निक यूज़ की, जिसमें सी वायरस का यूज़ करके उन्होंने पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश की। वैसे ही और टेक्निक्स को वो यूज़ करके जाए, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 क्यों ना हो या 2 क्यों ना हो, और वर्ल्ड वॉर 3 की जो तैयारी भी है वो भी इसीलिए है, ताकि हम फियर के एनर्जीज में रहें और हमारी पॉपुलेशन को ख़त्म किया जा सके। सो हमें उनको नहीं सपोर्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लेकर के आनी है। सो बेसिकली डिसास्टर्स लेके आना, अभी भी जो जहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थक्वेक आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, अचानक में कहीं पे भी बारिश नहीं हो रही थी, अब अचानक से बारिश हो रही है वहाँ पे, ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ये अननेचुरल डिसास्टर्स है, ये नेचुरल डिसास्टर्स नहीं है, ये सोनिक पल्स के थ्रू ये क्रिएट किए हुए अननेचुरल डिसास्टर्स हैं। ओके, सो 1930 में जो जेटा रिगेलियंस थे, यानी कि इन्होंने ट्रीटीज़ की, अग्रीमेंट्स किए गवर्नमेंट के साथ में, जो कि बन के जो ट्रीटीज़ की अग्रीमेंट्स की इन्होंने गवर्नमेंट के साथ में की, और उसमें एक नया बोल सकती हूँ एक सीड ग्रुप बना, यानी कवर्ड वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा मैनेजमेंट टीम बनाएगी कि आपको बनाया जाता है, आपको पूरा वर्ल्ड ऑर्डर मैनेजमेंट करना है। इल्यूमिनाती टीम बनाई गई कि आपको पूरे वर्ल्ड को मैनेज करना है, आप टीम हो, और उस टीम का नाम रखा गया मैजेस्टिक 12, MJ12, जो बाद में CIA बना अमेरिका में। ओके, इन्होंने जेटा रिगेलियंस ने अपना एक्टिवेट करना शुरू किया वापस से फाल्कन APN सिस्टम्स, जो कि फाल्कन APN सिस्टम जो है बेसिकली वो इनका APN सिस्टम था, और इन्होंने एथेनिक वायरस और सोनिक पल्स भेजने शुरू किए, जो कि जिससे कि अननेचुरल डिसास्टर प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च होने शुरू किए, और इन्होंने टेस्ट करने शुरू किए क्योंकि इनका इंटेंशन था कि अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन को ये रिडक्शन कम कर दें। जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आए तब कम से कम इनके पास ह्यूमन पॉपुलेशन रहे। दूसरी चीज़ इन्होंने करना शुरू की अडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स। ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम है, इसी का मैं एक पार्ट बता रही हूँ आपको। IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ओके, ये सभी इनके हाइब्रिड बच्चे पैदा करने का एक प्रोग्राम का एक स्टेप्स हैं। ओके, या उस टाइम से लेकर के अब तक काफ़ी सारी वेस्ट में ज़्यादा इस चीज़ का है कि अडक्ट किया जा रहा था, कंटिन्यू लोगों को अडक्शन के ज़रिए वो लोग उठा के ले जा रहे थे और आपके जीन कोड्स को निकाल के फोर्सफुली इंटरब्रीड करा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक और वेरी इजी आइडिया ढूंढ लिया कि कैसे बिना अडक्ट किए भी आपसे बच्चे पैदा करवा सकते हैं वो अपनी रेस लाइंस की। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा इजी एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया कि IVF और ये सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे अभी, टेस्ट ट्यूब्स बेबी, ये सारे वो तरीके हैं जिससे कि आपकी ही मर्जी से आप बच्चे उनके पैदा कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है एक्चुअली कि आप किसके बच्चे पैदा कर रहे हो। सो उन्होंने अडक्शन करना शुरू किया उस टाइम पे,
ये प्रोग्राम्स करने शुरू किए। जेटा रिगैलियंस ने उसके बाद में एक्चुअली कन्विंस्ड किया इल्यूमिनाटीज को, जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने साइन क्यों किया, ठीक है, उन्होंने जो ट्रीटीज थी, अग्रीमेंट्स थे, उन्होंने क्यों साइन किया? क्या उनको नहीं पता था कि ये कौन है, ये जो जेटा रिगैलियंस हैं ये कौन है, ये इन्वेजन्स करने आ रहे हैं? सो बेसिकली जेटाज ने उनको बहुत अच्छी कहानी सुनाई। उन्होंने ये कहानी सुनाई कि जो अनुनाकी रेस लाइन्स है जो इन पे इतने सालों से राज कर रही हैं, वो यहाँ पे इन्वेजन करने वाली हैं, वो तुम लोगों पे अटैक करने वाली हैं। ओके, सो इल्यूमिनाटी को कन्विंस कर लिया इस बात पे, जो यहाँ पे इल्यूमिनाटी रेस लाइन्स थी उनको कन्विंस कर लिया। इल्यूमिनाटी रेस लाइन्स डर गए इस चीज़ को सुन करके, ठीक है, कि अनुनाकी रेस लाइन्स जो है उन पे इन्वेजन करने वाली हैं, यहाँ पे हमला करने वाली हैं, और इस वजह से उन्होंने उनके साथ में जेटा रेस लाइन्स के साथ में अग्रीमेंट्स कर लिए, ये सोच करके कि ठीक है ये हम पे जो है ना अटैक करने वाली हैं, तो हम इनको ख़त्म कर देंगे उन टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी जेटाज इनको दे रहे थे, जो थी वेपन टेक्नोलॉजी। अग्रीमेंट साइन हुए, उस अग्रीमेंट्स में ये साइन हुआ बेसिकली, जो जेटा ट्रीटीज़ बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो जेटाज को यहाँ पे आने देंगी, ओके, अर्थ पे एंटर करने देंगी, ओके, और अडक्शन करने देंगी, हाइब्रिडाइजेशन करने देंगी, वो जो चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, और बदले में जो जेटाज हैं वो गवर्नमेंट को वेपन टेक्नोलॉजी देंगे, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, बम, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे कि टाइम ट्रेवल करना, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, ओके, बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाना, ऐसी सारी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो उनको देंगे। इस टेक्नोलॉजी को वो इसलिए चाहते थे, गवर्नमेंट अपने पास इसलिए चाहती थी, इल्यूमिनाटी रेस लाइन्स जो थी वो इसलिए चाहती थी क्योंकि वो डर गए थे ये चीज़ सुन के कि अनुनाकी रेस लाइन्स यहाँ पे इन्वेजन करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। जेटास ने ये नहीं बताया कि अनुनाकी रेस लाइन्स तो हमला करने वाले हैं, लेकिन हम भी तुम पे हमला करने वाले हैं। ओके, सो ये उन्होंने नहीं बताया, जिस वजह से अग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हो गए थे। गवर्नमेंट को बहुत जा करके लेट समझ में आया कि एक्चुअली सिर्फ अनुनाकी रेस लाइन्स नहीं है इकलौती जो इनके ऊपर हमला करने वाली हैं, बल्कि जेटास भी हैं, ड्रेकोलियन रेस लाइन्स भी हैं, जो इन सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर बोल सकती हूँ कि जो हम सभी के ऊपर हमला करने वाली है। ओके, सो बेसिकली 1950s और 1960s में अडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम जो थे वो शुरू हो चुके थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो फाल्कन एपियन ग्रिड था वो भी एक्टिवेट करना इन्होंने शुरू कर दिया था, और ये जो फाल्कन एपियन ग्रिड है ये होलोग्राफिक इंसर्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये एनवायरमेंटल परसेप्शन ही चेंज कर सकते हैं आप। ओके, एक तरीके की वर्चुअली स्टिमुलेटेड फिजिकल ह्यूमन, जो कि इनके पैरामीटर्स की टेक्नोलॉजी को यूज करके ये कर सकते हैं। 1940s में जेटास जो थे इन्होंने हेल्प किया ऑर्गेनाइज करने में, इन्होंने और स्ट्रेंथ, मतलब कि इन्होंने उसको और बढ़ावा दिया, स्ट्रेंथ किया, उसमें और ताकत डाली, जो कि था हिटलर नाजी मूवमेंट। और हिटलर नाजी मूवमेंट जो है वो हम सभी ने पढ़ा है हमारी हिस्ट्री बुक्स में। हिटलर जो थे, जो एडोल्फ हिटलर थे, ये इन्होंने नाजी मूवमेंट शुरू किया था, और इस नाजी मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी ये और बड़े लेवल पे इतना स्ट्रॉन्गली जो आपको दिख रहा था उस समय पे 1940 में, जेटास ने इनको हेल्प किया, बेसिकली इस मूवमेंट में अपनी जान भरी, उनको हेल्प किया, असिस्ट किया ऑर्गेनाइज करने में। और इन्होंने उनको कैसे हेल्प किया, हिटलर से जेटास फिजिकल कॉन्टैक्ट करके मिले थे, और जो नाजी का इनर सर्कल्स था उनको, जैसे कि थूल इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है, इन सब से जा करके जो जेटास है इन्होंने फिजिकल कांटेक्ट किया था, इनसे वो जाके डायरेक्ट मिले थे जेटास। लेटर जो जेटा रूटिलियंस है इन्होंने विड्रॉ कर लिया नाजी सपोर्ट, और असिस्ट किया यूएस गवर्नमेंट को कि वो विक्ट्री हो यूएस गवर्नमेंट की अगेंस्ट नाजी रेजमाई, और ऑफिशियली फॉर्मुलाइज किया MJ12 जो कि वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम बना, यानी कि इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है इसका, बिग ब्रदर ड्रैक सीक्रेट गवर्नमेंट ग्रुप, जो कि CIA है, जिसको हम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं, जो परफॉर्म करेगा MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन पेशेंट्स। ओके, इतना थोड़ा सा हम इसको बैक में जाते हैं कि एक्चुअली हिटलर के टाइम फ्रेम में हो क्या रहा था। ये नाजी मूवमेंट जो हम सुन रहे हैं इस टाइम लाइन में एक्चुअली क्या हो रहा था, और जेटास इनको क्यों हेल्प कर रहे थे, और जब हेल्प कर भी रहे थे तो क्यों फिर उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। जेटास ने अपना सपोर्ट क्यों हटा लिया एडोल्फ हिटलर
को जो वो सपोर्ट कर रहे थे, और फिर हिटलर हार क्यों गए नाजी मूवमेंट में। सो चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं और थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि एक्चुअली नाजी मूवमेंट क्या था। सो हम शुरू करते हैं ये चीज़ जानना कि एक्चुअली एडॉल्फ हिटलर के टाइम पे जो नाजी मूवमेंट हुआ था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 जो जर्मनी में हुआ था, ये एक्चुअली क्या था। सो सबसे पहले हिटलर ने डील्स की, ओके, विद जेटा ड्रेकोलियन डील्स बोलते हैं, यानी कि जेटाज उनके साथ में गए, उनके पास में गए, हिटलर के पास में, और फिजिकल कांटेक्ट किया और उनके साथ में डील की। हिटलर को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको सर्टेन जूइश फैमिली लाइंस को ही मारना है, ख़त्म करना है उनकी पॉपुलेशन, जो कि नंबर 1 एक्चुअली ट्रू हिब्रू एंजेलिक रेस लाइंस हैं, जो कि इंडिगो माजी ग्रे लाइंस हैं, यानी जो स्टार सीड्स हैं, और इनको आपको ख़त्म करना है। ओके, सेकंड जो हाइब्रू अनुनाकी इल्यूमिनाती हाइब्रिड रेस लाइंस हैं, यानी कि इसको और डिटेल से जानते हैं। हिब्रू पीपल जो हैं बोल सकती हूँ, वो एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइंस हैं। ओके, और इसी में जो एक्चुअली खुद को हिब्रू पीपल बताते हैं, लेकिन वो फॉल्स हिब्रू पीपल हैं, वो एक्चुअली हिक्सोस पीपल हैं, जो कि वन ऑफ द हाइब्रिड लाइंस हैं फ्रॉम अनुनाकी रेस लाइंस। यानी कि वो ऊपर से तो आपको मतलब वो अपने आप को हिब्रू पीपल बताते हैं, लेकिन वो हिब्रू पीपल नहीं है, वो हिक्सोस पीपल हैं, यानी वो हाइब्रिड रेस लाइंस हैं, जो कि अनुनाकी की रेस लाइंस हैं। ओके, सो जो हाइब्रू अनुनाकी इल्यूमिनाती हाइब्रिड रेस लाइंस हैं, इनको मारने का इंस्ट्रक्शन मिला था हिटलर को। दूसरी रेस लाइन जिसको मारने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो थी जो कि ट्रू यानी असली में हिब्रू एंजेलिक रेस लाइंस जो थी उनको। तीसरी एक और रेस लाइंस है इसमें जिसको बोला जाता है हाइबेरू, यानी HIBIRU, हाइबेरू रेस लाइंस, जो इसमें की जीन कोड्स हैं अनुनाकी और ड्रेकोलियन फैमिली लाइंस। यानी कि ये वो रेस लाइंस हैं जिनको बोला गया था कि आपको इनको हाथ भी नहीं लगाना है। ओके, इनको बिल्कुल अनटच्ड छोड़ना है। ये जो फैमिली लाइंस हैं इनको अनटच्ड छोड़ना है। जो ड्रेकोलियन हाइबेरू इल्यूमिनाती लिनिएज है, जो डिसेंड हुई है फ्रॉम एंशियंट एटलांटिन हासा किंग फैमिली लाइंस। ओके, सो सबसे पहले ऑर्डर हिटलर को ये मिला। ओके, सो उनको ख़त्म करने थे सर्टेन जूइश फैमिलीज लाइंस, जिसमें से सबसे पहले उनको ख़त्म करने के लिए बोला गया जो एक्चुअली इंडिगो माजी ग्रे लाइन लिनिएज है, यानी कि जो असली में ट्रू हिब्रू एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइंस हैं, जिनको हम स्टार सीड्स भी बोल सकते हैं, इंडिगो रेस लाइंस भी बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड जो उनको रेस लाइंस ख़त्म करने के लिए बोला गया था वो थे हाइबेरू, जो कि अनुनाकी इल्यूमिनाती हाइब्रिड रेस लाइंस है, जो कि अपने आप को फॉल्स हिब्रू पीपल बताते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हिक्सोस हैं। ओके, हिक्सोस हैं या हाइबेरू रेस लाइंस हैं। तीसरी चीज़ उनको ये बोली गई थी कि आपको एक रेस लाइंस है जिसमें से आपको इन फैमिलीज़ को हाथ नहीं लगाना है, वो थे ड्रेकोलियन हाइबेरू इल्यूमिनाती लिनिएज। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जेटा और ड्रेकोलियन मिलके काम कर रहे थे, तो ड्रेकोलियन अपनी रेस लाइंस को हाथ नहीं लगवाना, उनको नहीं मारना चाहते थे, और उनको बोला गया था हिटलर को कि इस जो फैमिली लाइन है, जो ड्रेकोलियन हाइबेरू इल्यूमिनाती लिनिएज है, जो हासा किंग फैमिली लाइन है जो आ रही है अटलांटिन से, इनको आपको हाथ नहीं लगाना है, इनको आपको नहीं मारना है। सेकेंडली, हिटलर ने डबल डील्स कर ली, यानी कि कुछ टाइम के बाद नेक्रोमेंटन एंड्रोमी जो रेस लाइंस हैं ये उनके पास में गए। ओके, उन्होंने भी इनके पास में फिजिकल कांटेक्ट किया हिटलर के साथ में, और हिटलर के साथ में मिल करके उनको दोबारा से इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको एक काम करना है कि जो हाइबेरू ड्रेकोलियन इल्यूमिनाती रेस लाइंस हैं जो डिसेंड हुए हैं फ्रॉम एंशियंट हासा किंग फैमिली लाइन, ओके, इनको आपको मारना है, इन फैमिलीज को आपको नहीं छोड़ना है। ओके, और दूसरी चीज़ हम आपको छोटे छोटे एक स्मॉल गिफ्ट देते हैं, यानी मेटाफिजिकल टेम्पलर नॉलेज दिया उनको हिटलर को, ठीक है, बदले में। और जो जेटा ड्रेकोलियन रेस लाइंस थी, जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, यानी हिटलर ने जब ड्रेकोलियन रेस लाइंस जो इल्यूमिनाती ड्रेकोलियन रेस लाइंस थी उनको ही जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया, तब जेटा ड्रेकोलियन जो एजेंडा था इन्होंने अपना सारा सपोर्ट जो है नाजी कैंपेन में से हटा दिया। ओके, और उन्होंने एक्चुअली जो इल्यूमिनाती कंट्रोलर्स थे, उन जो गवर्नमेंट में थे, यूएस गवर्नमेंट में थे, उनको अपना सारा सपोर्ट किया, उनकी एक्चुअली हेल्प की, ताकि वो ऑर्केस्ट्रेट कर सकें डिफीट ऑफ नाजी जर्मनी।
सो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअली उस समय पे क्या हुआ था। सो इसको हम फिर से एक बार और बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मैं कोशिश करी ताकि आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन ना रहे और समझ में आए कि एक्चुअली नाजी जर्मनी मूवमेंट में क्या हुआ था। ओके, सो जो हिटलर थे उन्होंने सबसे पहले डील्स की थी जेटा ड्रेकोलियंस के साथ में, जिसको हम जेटा ड्रेकोलियन डील्स बोलते हैं। और जो जेटा ड्रेकोलियंस एजेंडा थे, यानी ये जो ग्रुप था, ये एक्चुअली हिटलर को हेल्प कर रहा था, असिस्ट कर रहा था, ताकि वो नाजी मूवमेंट डेवलप हो सके वर्ल्ड वॉर 2 का, और उनको सपोर्ट कर रहा था हिटलर को, और नर्चर कर रहा था हिटलर को और उनका इनर सर्कल जो ड्रेकोलियन इल्यूमिनाती क्रू थी। हिटलर जो थे वो खुद एक इल्यूमिनाती हाइब्रिड रेस लाइन थे। ओके, सो उन्होंने उन्हें हिटलर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए बाय जेटा ड्रेकोलियन रेस लाइंस कि आपको रिड्यूस करनी है पॉपुलेशन, लेकिन कुछ प्राइमरी एंजेलिक ह्यूमन जो प्योर स्ट्रेन है, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको आपको ख़त्म करना है। प्लस जो जेटा ड्रेकोलियन एजेंडा के अंदर में ही आपको ये सब कुछ ख़त्म करना है। प्लस आपको स्पेसिफिक हाइबिरू अनुनाकी इल्यूमिनाती हाइब्रिड रेस लाइंस हैं, उनको भी आपको एक्सटर्मिनेट करना है, उनको भी आपको मारना है। लेकिन आपको हाइबिरू ड्रेकोलियन इल्यूमिनाती हाइब्रिड रेस लाइंस जो हैं, यानी हाइब्रू इल्यूमिनाती लाइंस जो ड्रेकोलियन रेस लाइंस हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, उनको आपको हाथ नहीं लगाना है, जो ड्रेकोलियन रेस लाइंस हैं वहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे हिटलर ने डबल डील्स कर ली। ओके, डबल डील्स की विद निक्रोमेंटन एंड्रोमीज, और जब उन्होंने ड्रेकोलियन रेस लाइंस को मारना शुरू किया, तब जेटा ड्रेकोलियन जो रेस लाइंस थी, उन्होंने अपना सारा सपोर्ट, सारा सब कुछ विड्रॉ कर लिया और एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो नाजी मूवमेंट हार गए। ओके, हिटलर उस नाजी मूवमेंट को हार चुके थे। ओके, सो इस इवेंट को बोला जाता है क्योंकि उस समय पे जो ड्रेकोलियन इल्यूमिनाती रेस लाइंस थे, वो उन नाजी को मतलब फाइनेंस, पैसे से, फाइनेंस से, हर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 1940 में हिटलर ने डबल डील्स की विद निक्रोमेंटन एंड्रोमीज और बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, जो ड्रेकोलियन हाइब्रू इल्यूमिनाती जेटा रिगैल जो ग्रुप्स थे, उनको जब मारना शुरू किया, तब जेटा रिगैलियंस ने अपना नाजी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, यानी हटा लिया हिटलर से, और उन्होंने एक्चुअली हेल्प किया गवर्नमेंट की, ताकि वो नाजी मूवमेंट को हरा सकें, एक्चुअली उसको ख़त्म कर सकें, और फॉर्मलाइज्ड किया MJ12 जो वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम है। ओके, जिसको हमने अभी जाना कि जिसको वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम बोला जाता है, जो कि उसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम ब्रिक ब्रदर ड्राक सीक्रेट गवर्नमेंट ग्रुप, जिसको हम CIA बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो परफॉर्म करती है MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, जो कि ह्यूमन पेशेंट्स के ऊपर किया जाता है। सो ये इवेंट था 1930 का, कि इस टाइमलाइन पे कैसे एक निक्रोमेंटन एंड्रोमीज भी पिक्चर में आए विद जेटा ड्रेकोलियन रेस लाइंस के अपोजिट में। और जब ये नाजी मूवमेंट हार गए निक्रोमेंटन एंड्रोमीज, तब 1940s में निक्रोमेंटन एंड्रोमी रेस लाइंस थे, उन्होंने अपनी रेस लाइंस को मोबिलाइज करना शुरू किया, यानी जुटाना शुरू किया। जो उनकी इल्यूमिनाती रेस लाइंस थी, जो हवाई में थी, और दूसरा नागासाकी जापान में थी। और उन्होंने इन रेस लाइंस को इकट्ठा करना इसलिए शुरू किया क्योंकि वो अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस बनाना चाहती थी। जो निक्रोमेंटन एंड्रोमीज है, ये अपने अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे, और ये ओवरराइड करना चाहते थे जो जेटा फाल्कन एपीआई पोर्ट इंटरफेस सिस्टम बनाया गया था, जो कि नागासाकी एपीआई सिस्टम में जाके मिलता था। ठीक है, इसलिए उसको वो ओवरराइड करना चाहते थे। एक्चुअली में जेटास जो थे, वो उनके पास में नागासाकी फाल्कन एपीआई सिस्टम था। सो जेटा रिगैलियंस ने इंस्ट्रक्ट किया अपने इल्यूमिनाती हाइब्रिड्स को, जो जापान में थे, जो USA में थे, वाया MJ12, कि आप लॉन्च करो पर्ल हार्बर स्ट्राइक। ओके, पर्ल हार्बर स्ट्राइक जो है वो जापान का अटैक है US पैसिफिक फ्लीट पे, जो पर्ल हार्बर में किया गया था। तब US ने डिक्लेयर किया था वॉर जापान के ऊपर। तब और ये चीज़ हुई थी जापान में, उनको इंस्ट्रक्ट किया था। इधर USA में इन इल्यूमिनाती हाइब्रिड्स जो थे USA में जो प्रेजेंट थे, इनको ऑलरेडी प्लान पता था जेटास का स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जेटास ने एटॉमिक बॉम्ब टेक्नोलॉजी जो थी वो दी थी
कि वो इस एटॉम बॉम्ब टेक्नोलॉजी को यूज़ करें नागासाकी में और अपना नागासाकी एपीएन सिस्टम को वापस से कंट्रोल को अपने हाथ में लें अंडर जेटा रिगेलियन कंट्रोल। यानी कि निक्रोमेंटन एंड्रोमीज जो थे वो जो उनका कंट्रोल लेना चाहते थे जेटास का। ओके, जेटास के पास ऑलरेडी वहाँ पे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस थे नागासाकी में, नागासाकी जापान में। ओके, प्लस वहाँ पे जो उनका एपीआईन सिस्टम आता है, फाल्कन एपीआईन सिस्टम, जो उसका इंटरफेस सिस्टम है वो नागासाकी एपीआईन साइट से जाकर के मिलता है। और एक्चुअली निक्रोमेंटन एंड्रोमीज जो थे उस चीज़ को वो अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहते थे। जैसे ही जेटास को इस बारे में पता चला कि निक्रोमेंटन एंड्रोमीज उनका एपीआईन सिस्टम लेना चाहते हैं और वो वहाँ पे मिलिट्री बनाना चाहते हैं, अंडरग्राउंड बेसिस बनाना चाहते हैं, तुरंत जेटा ने अपने इल्यूमिनाती हाइब्रिड्स को जो कि जापान में थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया वाया मैजेस्टिक 12 कि आप वहाँ पे लॉन्च करो पर्ल हार्बर स्ट्राइक, जो कि जापान का अटैक था यूएस पैसिफिक फ्लीट पे जो पर्ल हार्बर में हुआ था। और तब यूएस ने डिक्लेयर किया था वॉर जापान में। और जेटास ने ही एटॉमिक बॉम्ब टेक्नोलॉजी दी थी कि ताकि वो यूज़ कर सकें नागासाकी पे और वो अपना कंट्रोल वापस ले सकें अपनी एपीएन सिस्टम्स के ऊपर, जो उनकी एपीएन सिस्टम है उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल वापस ले सकें। इधर जो यूएसए में इल्यूमिनाती हाइब्रिड्स थे उनको पहले से ही इस प्लान के बारे में पता था, जेटास के प्लान के बारे में। सो ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑन द बिहाफ ऑफ जेटास के बिहाफ पे जो निक्रोमेंटन एंड्रोमी इल्यूमिनाती रेस लाइंस थी जो वहाँ पे रह रही थी हिरोशिमा जापान में, वो वाइप आउट हो गई, यानी वो पूरी की पूरी मर गई, ख़त्म हो गई, गायब हो गई उस एटॉमिक बम में जो वो बम गिराया गया। प्लस इनोसेंट लाइफ्स, जो वहाँ पे मासूम लाइफ्स थी, जो एंजेलिक रेस लाइंस वहाँ पे प्रेजेंट थी। ओके, जो माजी लाइन रेस लाइंस थी जिनको हम यू रेस लाइंस बोलते हैं, जो इंडिगो रेस लाइंस थी जिनको स्टार सीड्स भी बोल सकते हो आप, वो भी लॉस्ट हो गए उस हिरोशिमा जापान के इंसिडेंट पे। और इस बम को गिराने के बाद में नागासाकी फाल्कन एपीआईन जो था वो फाइनली वापस से रिक्लेम कर लिया गया जेटास ने, यानी जेटास को अपना वापस से नागासाकी फाल्कन एपीआईन सिस्टम वापस से मिल गया। और जो निक्रोमेंटन एंड्रोमीज जिन्होंने बेस स्टेशंस, अंडरग्राउंड बेस स्टेशंस बनाए थे, वो वहाँ से एलिमिनेट हो गए, यानी गायब भी हो गए, उनको वाइप आउट ही कर दिया गया। और जो फाल्कन एपीआईन था वो कंटिन्यू एक्टिवेशन मतलब उसको कंटिन्यू वो एक्टिवेट कर रहे थे बाय जेटा रिगेलियंस, यानी जेटा रिगेलियंस फाल्कन एपीआईन सिस्टम्स को कंटिन्यू एक्टिवेट करने लग गए। अब आता है नेक्स्ट टाइमलाइन, जब आता है 1943 का टाइमलाइन। सो 1943 पे जो जेटास है उन्होंने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से, मैं बोल सकती हूँ, अर्थ पे अपना कंट्रोल कर लिया था, बिकॉज जेटा रिगेलियंस जो थे उन्होंने एक्सपेंड किया फाल्कन एपीआईन सिस्टम्स वाया एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो 12 अगस्त 1943 पे किया गया था, जिसको हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ओके, जिसमें कि उन्होंने अपना जो ईस्ट कोस्ट यूएस फाल्कन एपीआईन सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर दिया विथ फाल्कन वर्म होल। ओके, यानी कि उन्होंने जो उनका फाल्कन वर्म होल था उसमें एक और चीज़ ऐड की जिसको बोला गया 5x पोर्ट इंटरफेस सिस्टम, यानी दो चीज़ों को, यानी कि फाल्कन एपीआईन सिस्टम को लिंक किया फाल्कन वर्म होल से। जब इन दोनों को उन्होंने लिंक कर दिया तो उसके बाद निकल के आया 5x पोर्ट इंटरफेस सिस्टम, जिसको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, यानी कि उन्होंने एक 5x वर्म होल पोर्ट इंटरफेस सिस्टम बनाया। ये जो पोर्ट सिस्टम था, ये जो वर्म होल बन के आया इन दोनों के कनेक्शन से, ये जाके कनेक्ट हो रहा था इनटू फैंटम अर्थ, यानी एक और वर्म होल उन्होंने क्रिएट किया जिससे कि डायरेक्टली वो फैंटम अर्थ के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। ओके, ये जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, आपको गूगल पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं और उसमें एक्चुअली बताया गया है कि एक्चुअली हो क्या रहा था। सो 12 अगस्त 1943 को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किया था। ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जेटास ने किया था क्योंकि ये फाल्कन एपीआईन सिस्टम जो है इनका, ओके, इसको वो कनेक्ट कर रहे थे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने फाल्कन वर्म होल
होल से। ओके, इसमें जो इनका शिप था वो टेलीपोर्ट हो गया था दूसरे डायमेंशन में। एक्चुअली वो जो दूसरे डायमेंशन में दिखाया गया है कि टेलीपोर्ट हो गया था शिप थोड़ी देर के लिए, वो फैंटम अर्थ में जाके कनेक्ट हो गया था, वो टेलीपोर्ट हो गया था। ओके, सो इन्होंने फाल्कन वर्म होल और फाल्कन एपीएन सिस्टम को कनेक्ट कर दिया और उस समय पे एक नया वर्म होल क्रिएट किया जिसको बोला गया 5x पोर्ट इंटरफेस नेटवर्क। ओके, यानी कि फाल्कन एपीएन सिस्टम प्लस फाल्कन वर्म होल इज इक्वल टू 5x वर्म होल पोर्ट इंटरफेस नेटवर्क्स, जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा था इनटू फैंटम अर्थ। सो यहाँ से अर्थ पे जेटास का पूरा कंट्रोल आना शुरू हो गया, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जेटास ने यूएस गवर्नमेंट से बोला कि अब हम वर्ल्ड वॉर 2 कर रहे हैं ऑलरेडी, सो हम आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे कि आपके जो शिप्स हैं वो वॉर के टाइम पे वो गायब दिखेंगे, यानी कि जो सामने वाला आपका एनिमी है उसको आपका शिप दिखेगा ही नहीं। ऐसी टेक्नोलॉजी हम आपको देते हैं जिसको हम इन टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली टाइम क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है, कि यानी कि विजिबल नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे ही नहीं और आपका शिप गायब हो जाएगा, लेकिन आप उनके ऊपर वॉर कर सकते हो। ये बोल करके यूएस गवर्नमेंट्स को ये एक्सपेरिमेंट्स कराए गए, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद यूएस गवर्नमेंट को समझ में आया एक्चुअली, और कि एक्चुअली जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था वो किसी भी तरीके से उनको हेल्प करने के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि जो जेटा रेस लाइन्स हैं वो एक और वर्म होल खोलना चाहते थे यहाँ पे, जिससे कि अर्थ को फैंटम अर्थ से जोड़ा जा सके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन आता है 1951 का टाइमलाइन। 1951 का जो टाइमलाइन है ये वो टाइमलाइन है जिसको हम बोलते हैं वाइट ईगल डव अलायंस, जिसको कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल ने ज्वाइन किया इनॉक को, यानी कि जो प्रो अनुनाकी निक्रोमेंटन एंड्रोमीज हैं, यानी जो निक्रोमेंटन एंड्रोमी रेस लाइंस हैं, इन्होंने डील किया विद जहोविन अनुनाकी रेस लाइंस। जो जहोविन अनुनाकी रेस लाइंस हैं ये हैं इनॉक, ऑलरेडी आपको सभी को ये पता है। ओके, जो कि डॉल्फिन पीपल हैं, उन्होंने अपना कंबाइन किया अपने एपीएन सिस्टम को और एक्टिवेट किया, जो कि है वाइट ईगल। जो निक्रोमेंटन एंड्रोमीज है इनका जो एपीएन सिस्टम है वो है वाइट ईगल। ओके, और जो जहोविन अनुनाकी रेस लाइंस हैं इनका जो एपीएन सिस्टम है ये है डव एपीएन सिस्टम। सो इन्होंने अपने अपने जो एपीएन सिस्टम है, यानी कि आर्कएंजल, ओके, आर्कएंजल माइकल और इनॉक, इन दोनों ने अपना अपना एपीएन सिस्टम को इन दोनों ने अपने अपने एपीएन सिस्टम को कंबाइन कर लिया, यानी एक साथ मिला लिया और एक्टिवेट किया, यानी कि वाइट ईगल प्लस डव एपीएन सिस्टम, ताकि ये अनुनाकी वन वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेशन जो ड्रैकोलियन इल्यूमिनाटी फोर्सेस हैं उसके ऊपर वापस से ये अपने कंट्रोल में आ सकें, क्योंकि अभी तक जेटास कंट्रोल कर रहे थे 1943 तक। ओके, और जेटास कंट्रोल कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि जेटा ड्रैकोलियन एजेंडा फॉलो कर रहे थे, यानी ड्रैकोलियंस जो थे वो एक्चुअली राज कर रहे थे अर्थ के ऊपर, वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा फॉलो कर रहे थे। सो बेसिकली 1951 में जो अनुनाकी रेस लाइन्स हैं उन्होंने वापस से कोशिश की कि उनका जो कंट्रोल सिस्टम है अर्थ के ऊपर वो वापस से उनको मिल सके, और इसको पूरा करने के लिए, और अर्थ के टेम्पलार को भी वो कंट्रोल कर सकें, इसको पूरा करने के लिए ये दो रेस लाइन्स, यानी कि जो निक्रोमेंटन एंड्रोमीज हैं और जो जहोविन अनुनाकी रेस लाइंस हैं, ये दोनों ने अपने अपने एपीएन सिस्टम्स को मिलाया और इन्होंने कंबाइन किया और एक्टिवेट किया। इसीलिए ये क्रिएट हुआ वाइट ईगल डव अलायंस। यही वो है जहां हम बोलते हैं कि जो ईगल है वो उड़ रही है डव के साथ में। सो इन्होंने ओपन करने की कोशिश की फिनिक्स वर्म होल, जो ऑफ ईस्टर्न कोस्ट फ्लोरिडा में है। ओके, ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में फिनिक्स वर्म होल है। ये अनसक्सेसफुल रहे, ओके, 1972 तक, जो कि ये जो फिनिक्स वर्म होल है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में एग्जिस्ट करता है, ये एक्सीटोनल लाइन 7 और ले लाइन 4 पे एग्जिस्ट करता है। ओके, ये वहाँ पे है और ये अनसक्सेसफुल है, ये उस वर्म होल को नहीं ओपन कर पा रहे थे 1972 तक।
जो फिनिक्स वर्म होल है वो पोजीशन है बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि वर्टिकल वे में, सेम वर्टिकल में ये है, यानी कि ऊपर है फाल्कन वर्म होल ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथ कैरोलाइन और नीचे है फिनिक्स वर्म होल जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा है। ये दो वर्म होल जो हैं ये ऊपर नीचे हैं, सेम वर्टिकल लाइंस पे हैं। सो अगर इन्होंने ये सोचा कि अगर ये ओपन कर देते हैं तो ये अपना एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे अपने डव ग्रिड को और अपने वाइट ईगल ग्रिड को। ओके, अगर ये वर्म होल ओपन हो जाते हैं तब ये एपेन सिस्टम्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये 1972 तक इसको ओपन नहीं कर पा रहे थे। ओके, 1972 से हम जानेंगे अगले वीडियो में। सो ऑलरेडी हमने अभी तक 903 से लेके 1951 तक जाना कि कैसे आर्कएंजल माइकल ने ज्वाइन किया इनॉक को, कैसे निक्रोमेंटन एंड्रोमीज ने डील्स करना शुरू की, उन्होंने डील की जेहोवियन अनुनाकी रेस लाइन्स के साथ में, बिकॉज ये अकेले तो ट्राई करके इन्होंने देख लिया था, इधर अनुनाकी रेस लाइन्स का कंट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। और निक्रोमेंटन एंड्रोमीज ने जो भी अंडरग्राउंड बेस बनाने की कोशिश भी की हिरोशिमा में, जापान में, वहां से भी उनको वाइप आउट कर दिया गया जेटाज और ड्रेकोलियन रेस लाइन्स ने मिल करके। सो इस वजह से ये दो ग्रुप्स इकट्ठा हुए और इन्होंने अपने अपने एपीएन सिस्टम्स को दोबारा से कंबाइन किया एक दूसरे के साथ कि हम दोनों मिलके लड़ते हैं और एक्टिवेट करने की शुरुआत की। लेकिन एक्टिवेट करने के लिए इनको फिनिक्स वर्म होल जो है वो ओपन करना था, लेकिन फिनिक्स वर्म होल को ये ओपन नहीं कर पा रहे थे 1972 तक। सो 1972 से हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो इवेंट्स हैं 903 से लेकर के 1951 तक के इवेंट्स, ये क्या इवेंट्स हैं। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून।